काफी रात हो चली थी जब बंधन विला के स्टडी रूम में पार्थ, मयंक जी और मानक जी की तिकड़ी बैठी हुई कुछ योजना बना रही थी। पार्थ इस योजना का मुख्य सूत्रधार था, तो बाकी के दोनों जने आगे की योजना जानने के लिए उसकी ओर देख रहे थे। तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? मानक जी आगे का प्लान जानना चाह रहे थे। मैंने अपने फ्रेंड एसपी समीर को मालती आंटी के बारे में तमाम जानकारी दे दी है। वो जल्दी कंफर्म करके बताएगा कि क्या वाकई पावनी ने जिसे देखा वह मालती आंटी ही थी या नहीं। पार्थ ने डिटेल में सब बात बताई। गुड जॉब पार्थ, मानक जी ने उसको सराहा। पार्थ ठाकुर धीरे से मुस्कुरा दिया। हमारे घर में बिगाड़ की वजह हम दोनों की खामोशी बनी, मानक जी ने मयंक जी से कहा। मैंने यह सोचकर चुप साध ली कि घर के मैटर घर की औरतें देखे, हम बस पैसा कमाए और शायद यही गलती कर दी। बेशक घर की बागडोर औरतें संभालती, लेकिन हमें बिल्कुल अनजान भी नहीं बनना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो शायद मालती हमारे बीच होती, फिर शायद तुम्हें दूसरी शादी ना करनी पड़ती और हमें एक अजनबी लड़के को घर लाकर अपनी बेटी का तमाशा न बनाना पड़ता, न पावनी के साथ ज्यादती होती। मानक जी ने पूरी ईमानदारी से अपना और मयंक जी का हिसाब किया था। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मयंक जी ने भी उनकी बातों से सहमति जताई और इन सब बातों का एहसास मुझे पार्थ ने दिलाया। अच्छी औलाद भी भगवान का इनाम होती है। मानक जी तारीफी नज़रों से पार्थ को देख रहे थे। कितने ही सीन आंखों के सामने आ गए जब पावनी सबके जुल्म का निशाना बनती थी। मयंक जी ने होठ सिल लिए थे। ऐसे में सिर्फ प्राची ही होती थी या पार्थ ही होता था जो उसकी ढाल बनता था। मुझे भी आप लोगों से एक बात शेयर करनी है, मयंक जी ने कहा। हाँ कहो, मानक जी ने कहा। मयंक जी ने कुछ दिन पहले वंदना और आरती जी की सुनी हुई बातें बता दी। मानक जी के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी। पार्थ भी खामोशी से कुछ सोचने लगा। मालती से आरती की नफरत किसी से छुपी नहीं थी, मगर इसकी वजह मयंक जी की बरसों पहले मालती से शादी थी। यह उनके लिए हैरान करने वाला था। आरती जी पहले से ही वंदना को मयंक जी की बीवी बनाकर इस घर में लाना चाहती थी। जाने क्यों मुझे इस खेल का ताना बाना मालती आंटी से मिला हुआ लग रहा है। अभी मैं यकीन से कुछ कह नहीं सकता, मगर कोई ताल्लुक तो है ज़रूर। अगर मालती आंटी गायब नहीं होती तो वंदना मौसी कभी इस घर में नहीं आती। पार्थ ने कड़ी से कड़ी मिलाई तो दोनों उछल गए। मैं आरती को छोड़ूंगा नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो। मानक जी गुस्से से आग बबूला हो गए। मानक प्लीज अभी कुछ ना करना जब तक सारी सच्चाई का पता न लग जाए। मयंक जी ने समझाया कि कहीं उनकी वजह से मानक और आरती का रिश्ता न खराब हो जाए। अंकल ठीक कह रहे हैं डैडी, हम तीनों को नॉर्मल रहना है, पार्थ ने समझाया। यह क्रिस कहाँ है? तुम्हारी शादी वाले दिन से गायब है, नजर नहीं आया दोबारा। मानक जी का दिमाग चलने लगा था। उन्हें भी हालात की गंभीरता का एहसास हो गया था। जाने कहाँ है? वंदना के पास अभी फ़ोन आया था उसका। मैंने वंदना को कह दिया है क्रिस का कहीं और इंतजाम कर दे। इस घर में मेरी बेटियां भी है। मयंक जी को प्राची और पावनी का ख्याल आया। यह शादी करके बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी मैंने यह नहीं सोचा कि न जाने मालती किस हाल में होगी। अपनी धुन में लगकर अपनी बेटी पर भी जुल्म किया। मयंक जी रोने लगे। उन्हें अपनी सारी गलतियां याद आ रही थी। अंकल प्लीज़ रिलैक्स, पार्थ उन्हें संभालने लगा। मुझे तो यह क्रिस भी आवारा लगता है, मानक जी ने गुस्से से कहा। मयंक तुम इन लोगों को कोई दूसरा घर ले दो ताकि यह लोग यहाँ से जाए। मानक जी ने अपना फैसला सुनाया। मैं भी यही सोच रहा हूँ। मयंक जी ने हामी भरी। मैंने समीर को क्रिस की एक्टिविटी रिपोर्ट करने को कह दिया है। आप लोग परेशान ना हो। पार्थ ने और भी अपने काम बताए। तुम मेरे बेटे हो। मानक जी मुस्कुराए तो दोनों मुस्कुरा दिए। जो भी है, लेकिन मेरा दामाद है। मयंक जी ने उसे गले से लगा लिया। हाय अंकल, मुझे शर्म आ रही है। पार्थ की बात ने उनके परेशान चेहरों पर मुस्कुराहट ला दी। वो कमरे में आया तो एलईडी ऑन था। पावनी की आंखें बंद थी, शायद वो मूवी देखते देखते सो गई थी। एलईडी ऑफ करके पार्थ ने उसे देखा। उसके घने लंबे बाल तकिए पर बिखरे पड़े थे। सोते हुए भी वो बहुत मासूम और खूबसूरत लग रही थी। कई बार दिल में आया कि उसे खुद में समेट ले, मगर उसे इंतजार था उस दिन का जब पावनी खुद अपने आप को उसे सौंपती। धीरे से उस पर चादर डालकर उसके माथे से बाल हटाने को झुका ही था कि पावनी की आंखें पट से खुल गई। वो मैं पार्थ हड़बड़ा गया, जैसे चोरी करता पकड़ा गया हो। मैं जाग रही थी, सिर्फ आंखें बंद थी, उसने जताया, यानी अजमा रही थी। कोहनी के बल लेटते हुए पार्थ ने मुट्ठी गाल पर टिकाते हुए कहा। अंदाज बनावटी लिए हुए था। आजमाया उनको जाता है जिन पर शक हो। पावनी ने दोनों हाथ अपने गाल के नीचे रखा। वाह, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? वो खुश हुआ। जी नहीं, भरोसा नहीं, बल्कि पूरा यकीन है कि तुम मौके का फ़ायदा उठाओगे। पावनी ने उसकी उम्मीद के एकदम उलट जवाब दिया। क्या? वो चिल्लाया। पावनी उसे चिढ़ाने के लिए मुस्कुराई।
जी जी, पति पर भरोसा करना सीखो। वो रूठते हुए करवट बदल कर लेट गया। नाराजगी का असर था। पावनी को अफसोस हुआ कि शायद वो नाराज हो गया हो। मैं मजाक कर रही थी। उसकी पीठ को देखते हुए उसे कहना पड़ा, लेकिन मैं हर्ट हुआ तुम्हारी बातों से। दूसरी तरफ शरारत से मुस्कुराते हुए पार्थ ने बनावटी गुस्से से कहा। वो और भी चेहरा फेर गया। पावनी उसका चेहरा देखने की कोशिश में ऊंची हुई, मगर सफलता नहीं मिली। बाबा कहाँ ना मजाक कर रही थी। तुम्हारी कसम। पावनी की परेशानी उसके लहजे से जाहिर थी। मुझे यकीन नहीं। वो और भी सताने का मूड बना चुका था। अगर तुम पर भरोसा ना होता तो क्या मैं तुम्हें इस कमरे में रुकने देती? मुझे तुम पर भरोसा है। देखो, अगर तुम नाराज होकर सो गए तो मुझे फिर पूरी रात नींद नहीं आएगी। वो परेशान हो गई थी। मैं मजाक कर रही थी, तुम्हारी कसम। पार्थ ने ज़्यादा सताने का इरादा कैंसिल करके करवट उसकी तरफ बदली। झूठी कसम तो नहीं खाई ना? वो शरारत से पूछ रहा था। नाराजगी से उसे घूरते हुए पावनी ने उसे कुशन खींचकर मारा जो उसने दबोच लिया। वो समझ चुकी थी कि पार्थ बस उसे तंग कर रहा था। ओके ओके, यकीन आ गया। उसने फौरन कान पकड़े तो वो मुस्कुरा दी। सोई क्यों नहीं? तकिए पर बिखरे उसके बालों की लट को अपनी उंगलियों पर लपेटते हुए उसने पूछा। नींद नहीं आ रही थी। पावनी ने हाथों का तकिया गाल के नीचे रखा। ये कहो न कि तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही थी। उसे गौर से देखते हुए पार्थ ने शरारत से कहा। वेरी फनी। वो चिटकर बोली तो पार्थ कुशन हाथों में दबोचकर मुस्कुराया। अंकल, पापा और तुम कोई खास बात कर रहे थे स्टडी रूम में? उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। तो ये वजह थी उसके जागने की। वो धीरे से मुस्कुराया। जानता था वो बेचैन स्वभाव की है। ऑफिस का कुछ इश्यू था, उसी को डिस्कस कर रहे थे। वो उसकी आंखों में देखकर झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए तकिए पर सीधा लेटकर उसका हाथ थाम लिया। तुमने बताया पापा को कि मैंने मम्मा को देखा है? वो शायद इसी प्रॉब्लम में उलझी हुई थी। नहीं, हम अभी तक श्योर नहीं हैं कि वो मालती आंटी थी भी या नहीं। इस बारे में अभी कोई भी बात करना जल्दबाजी होगी। नपे तोले अंदाज में जवाब देता वो उसकी नुकीली उंगलियों को बारी बारी नरमी से दबा रहा था। उंगलियों की थकान जैसे खत्म होने लगी थी। वो मेरी माँ ही थी पार्थ। मैं उन्हें पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती। वो जिद पर थी। हो सकता है। पार्थ ने झुठलाया नहीं। तुमने गाड़ी के बारे में कुछ जानकारी निकलवाई? पावनी को अभी मौका मिला था उससे बात करने का, तो वो सब कुछ जान लेना चाहती थी। 2-4 दिन में कुछ न कुछ पता चल जाएगा। वो लगातार झूठ बोल रहा था कि उसे आधा अधूरा सच पता कर बेचैन नहीं करना चाहता था। पावनी एकदम से चुप हो गई थी। कल से उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। तुम्हारा रिजल्ट कब तक आएगा? उसका ध्यान बांटने को पार्थ ने सवाल किया। डराओ तो मत, अभी अभी तो एग्जाम से जान छूटी है। वही हुआ, उसका ध्यान बट गया। निकम्मी लड़की, रिजल्ट आने में अभी टाइम है। तुम कोई कोर्स कर लो। पार्थ ने करवट उसकी ओर बदली। मुझे पढ़ी लिखी बीवी चाहिए, कम से कम एमफिल तो कर ही लो। क्या? हैरत से चिल्लाकर उसने अपना हाथ छुड़ाया। माफ़ करो, मुझे नहीं होती मुझसे पढ़ाई लिखाई। ग्रेजुएट हो जाऊंगी, वही बहुत है। कम से कम इलेक्शन में तो खड़ी हो सकती हूँ। उसने चादर सर तक तान ली। रिजल्ट आने दो, मास्टर्स तो तुम्हारे अच्छे भी करेंगे। पार्थ ने चादर के ऊपर से ही उसके सर पर चपत लगाई। ठेंगा। चादर के अंदर से उसका अंगूठा बाहर आया था। पार्थ को हंसी आ गई। एसपी समीर से मिलने वाली खबर बड़ी चौंकाने वाली थी। पार्थ का शक सही निकला था। गाड़ी पहाड़ी इलाके की ही थी। मालती वहां कैसे पहुंची ये सोचना बाद की बात थी। एसपी समीर पार्थ का बहुत पुराना दोस्त था। सच्चाई जानकर उसे भी अफसोस हुआ, मगर अभी वक्त हैरत या अफसोस करने का नहीं था, बल्कि वक्त पर एक्शन लेने का था। पार्थ के कहने पर मानक और मयंक जी ने तुरंत इलाके के आईजी से कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम बताई और काम आसान होता चला गया। दोपहर का वक्त था जब एसपी समीर अपनी टीम के साथ उस मर्सिडीज की लोकेशन ट्रेस करता हुआ शहर के बाहरी इलाके में आ पहुंचा था। पार्थ भी उसके साथ ही था। इस वक्त वो सब एक बड़ी सी हवेली के सामने खड़े थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ये इलाका वैसे भी आबादी से काफ़ी दूर था। समीर ने अपने साथ आई टीम को पोजीशन संभालने का इशारा किया। वो सब एकदम अलर्ट थे। तभी पार्थ के मोबाइल पर पावनी की कॉल आने लगी। स्वीटी, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अपनी बात पूरी करके उसने कॉल काट दी। अगले ही लम्हे फिर से कॉल आने लगी। हवेली पर नजरें जमाए उसने लंबी सांस निकालकर कॉल पिक की। कहाँ बिजी हो? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस अभी तुमसे बात करनी है। पावनी की जिद्दी आवाज़ सुनाई दी। कोई और वक्त होता तो वह खुश हो जाता, मगर इस बार हालात बहुत गंभीर थे। वो लोग मालती जी को वहाँ से निकालने आए थे और अपनी अपनी पोजीशन ले रहे थे। स्वीट हार्ट, मैं घर आकर बात करता हूँ। उसने एक बार फिर कॉल काट दी।
और समीर की तरफ मुड़ गया। पूरी पुलिस टीम अलर्ट थी। कॉल फिर आने लगी थी। पार्थ पूरी तरह झुंझला गया। तुम पागल हो? बोल रहा हूँ, इस वक्त बात नहीं कर सकता। अब दोबारा कॉल मत करना, बोलकर उसने कॉल काट दी। कोई और वक्त होता तो वह कभी भी पावनी से इस लहजे में बात नहीं करता, पर इस वक्त उसका सारा ध्यान इस ऑपरेशन पर था। मालती जी की जिंदगी का सवाल था। बी अलर्ट, वो लोग फायरिंग भी कर सकते हैं। एसपी समीर अपनी टीम को ब्रीफ कर रहा था। फिर कुछ पलों बाद जैसे फिल्म आंखों के सामने चलने लगी। एसपी समीर और उसकी टीम हवेली के अंदर जाने लगे। हवेली में मौजूद लोगों को सिवाय सरेंडर करने के कोई और हल नहीं नजर आया। पूरी हवेली छान मारी गई, पर मालती जी का नामो निशान तक नहीं मिला। पार्थ को लगा वो मंजिल के बिल्कुल पास आकर भी खाली हाथ रह गया। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो उसके लिए पावनी का सामना करना था। रोज वो अपनी माँ के बारे में पूछती रहती थी और वो भी कुछ न कुछ बहाना करके टालता रहता था। पर कब तक इन्हीं ख्यालों में गुम वो थके हुए कदमों से वापस जाने के लिए पलटा ही था, जब एक काल कोठरी में किसी की जिंदगी के आसार नजर आने लगे। वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ था। उस कोठरी की हल्की सी रोशनी में सिर्फ 2 आंखें नजर आ रही थी, जिनमें डर था। पार्थ के कदम लड़खड़ा गए। वह मालती जी की आंखें थी। उसने एकदम से उनकी तरफ हाथ बढ़ाया था। आंटी। डरे सहमे शरीर में हरकत सी हुई। उन्होंने अपनी तरफ बढ़े हुए हाथ को देखते हुए पार्थ की शक्ल को देखा। उन्हें यह चेहरा जाना पहचाना सा लगा। आंटी, मैं पार्थ। धीमी रोशनी की वजह से वो शायद उसे ठीक से नहीं देख पा रही थी। पार्थ, उन्होंने बोला और अगले ही पल तेजी से उसके बढ़े हुए हाथ पर अपना हाथ रख दिया। पार्थ, मालती जी उससे लिपटकर रो पड़ी। वो भी रोने पर आ गया। पार्थ को उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। पार्थ, इन्हें घर ले जाओ। समीर ने उसे जल्दी से निकलने का इशारा किया। थैंक्स यार। पार्थ मालती जी को खुद से लगाए समीर से हाथ मिलाने लगा। प्लीज यार। समीर पार्थ के साथ चलता हुआ कार तक आया। इसी बीच में उसका मोबाइल बजने लगा। एक तो बंदा बीबी नाम की चीज़ से ज़्यादा तंग है। ना कामयाब बात होती है, ना सुलह होती है। समीर अपनी बीवी की कॉल देखकर बोला। पार्थ धीरे से मुस्कुरा दिया। वो समीर की वाइफ को जानता था, कई बार मिलना भी हुआ था। थैंक यू दोस्त, घर आऊँगा चाय पीने। समीर कॉल रिसीव करता हुआ बोला। भाभी को भी साथ लाना, पार्थ ने पीछे से आवाज़ लगाई। समीर ने भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। मालती जी कार की फ्रंट सीट पर बैठी थी। पार्थ ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। डैड, मैं घर आ रहा हूँ। मालती आंटी मेरे साथ है। हाँ हाँ, मैं घर आकर सब बताता हूँ। मोबाइल पर उसने मानक जी को खबर दी। मालती जी गुमसुम सी बैठी थी। आंटी आप रिलैक्स हो जाए, हम अपने घर जा रहे हैं, पार्थ ने उनसे कहा। जवाब में उन्होंने इतनी खाली नज़रों से उसे देखा कि वो दहल गया। जाने इस 1 साल में उन्होंने क्या क्या सहा होगा। पावनी बेहद हैरान थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि पार्थ ने उससे इतनी रुखाई से बात की थी। आखिर ऐसा भी कौन सा काम था जिसकी वजह से उसके पास पावनी से बात तक करने की फुर्सत नहीं थी। वो बेहद गुस्से से लॉन में टहल रही थी। जब वो यूं ही टहलते टहलते थक गई तो अपनी खास बेंच पर बैठ गई। समझता क्या ये लड़का खुद को? जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए पति बने और हैसियत दिखा दी पति परमेश्वर वाली सोच की। आने दो जरा, बताती हूँ मैं कौन सी 1970 के दशक की पत्नी हूँ, जो चुपचाप रोकर तकिया भिगोती हुई किलसती रहूंगी। वो बड़बड़ा रही थी। तभी उसकी नज़र कॉरिडोर पर पड़ी तो वह चौंक गई। मयंक जी और मानक जी मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों के अंदाज से बेचैनी साफ झलक रही थी। वो बेहद हैरान हुई। इतनी रात गए पापा और मानक अंकल कहाँ जा रहे हैं, वो सोचती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगी। आधा घंटा पहले ही वो उन दोनों को कॉफ़ी देने स्टडी रूम में गई थी, तो वह दोनों कुछ परेशान से लग रहे थे। उसे देखकर दोनों जिस तरह चुप हो गए थे, उसे लगा वो उनकी ऑफिशियल बातों के बीच में आ गई थी। तभी जल्दी से कॉफ़ी रखकर वो बाहर निकल आई थी। अब वो हैरान हो रही थी। मेन गेट से कुछ कदम पहले वह दोनों रुक गए थे। वो और भी हैरान होती हुई उनके करीब चली आई थी। सब ठीक तो है पापा, अंकल? उसे दोनों का अंदाज अजीब लग रहा था। मयंक जी के जिस्म में हल्की सी कपकपाहट महसूस की जा सकती थी, जैसे वो अपने पैरों पर मुश्किल से खड़े हो। उनके अंदर पावनी के किसी भी सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। मानक जी ने खामोशी से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे भी साथ खड़ा कर लिया था। गेट पर तेज रोशनी पड़ी तो वॉचमैन खड़ा हो गया। मानक जी ने वॉचमैन को गेट खोलने का इशारा किया। उसने तेजी से गेट खोल दी। तेज हेडलाइट्स की वजह से आंखें चुंधियाने लगी थी। वो ये कार अच्छी तरह पहचानती थी। ये पार्थ की कार थी, लेकिन वो दोनों उसके स्वागत के लिए क्यों खड़े थे? पलकें झपकाकर पावनी ने कार को गौर से देखा। पार्थ हमेशा की तरह कार से निकला और फिर वो घूमकर दूसरी तरफ का गेट खोलने लगा। मयंक जी ने लड़खड़ाकर पावनी को थाम लिया। पापा। पावनी उनके कांपते जिस्म को सहारा देने लगी। इसी बीच में पार्थ सिकुड़ी सिमटी
चादर में लिपटी मालती जी को उनके सामने ले आया। पावनी का दिमाग जैसे झंझना उठा था। उसने गौर से मालती जी के निढाल और जिंदगी से खाली चेहरे को देखा। मम्मा! अगले ही पल वो उनसे लिपटकर बुरी तरह रो पड़ी थी। मम्मा, मेरी मम्मा! उसके लगातार बोलने से अपनों की गर्मी को तरसी मालती जी भी बिलक बिलक कर रोने लगी। अंदर चलो मालती! मानक जी ने बड़े भाई की तरह मालती जी के सर पर हाथ रखा था। पावनी, बस करो बेटा, माँ को अंदर ले चलो, मानक जी ने समझाया तो वह आंसू साफ करती मालती जी को साथ लेकर अंदर जाने लगी। मानक जी भी अंदर जाने लगे। मयंक जी धुंधलाई आंखें लिए पीछे रह गए। मालती जी के उदास चेहरे ने बता दिया था कि वो उनसे बिछड़कर खुश नहीं थी। पार्थ ने खामोशी से मयंक जी को बाजू में लेकर अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अरे छोटी मालकिन! नौकर मालती जी को देखकर चौंका। सबको बुलाकर लाओ, बताना मत कि मालती आई है, मानक जी ने नौकर को हिदायत देकर भेजा। वह सब लॉन में मौजूद थे। पावनी माँ से लगी खड़ी थी। आरती जी और वंदना आगे पीछे लॉन में दाखिल हुई थी। सब ठीक तो है? आपने बुलाया? आरती जी ने मानक जी से पूछा। पार्थ एकदम से पीछे हटा। उसके ठीक पीछे खड़ी पावनी और उसके साथ लगी खड़ी मालती जी को देखकर आरती जी और वंदना के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। मालती जी ने बारी बारी दोनों के चेहरे को देखा और निगाह के साथ सर भी झुका लिया। ये? आरती जी के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मालती जी ने बारी बारी दोनों को देखा और नज़र के साथ साथ सर भी झुका लिया। आरती जी और वंदना कभी एक दूसरे को देखती, कभी मालती जी को। दोनों की उड़ी हुई रंगत और चेहरे पर उड़ती हवाइयों ने उनकी असलियत उजागर कर दी। मालती फिर से लौट आई है, मानक जी ने जताते हुए लहजे में कहा। आरती जी बेयकीनी से मालती जी को देख रही थी। वंदना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। कैसे? वंदना ने कहा। उसकी आंखों में एक अनजाना सा डर आ गया था। लंबी कहानी है, फिर सुनाएंगे। इस वक्त मालती आराम करेगी, बाकी बातें कल होंगी। जाओ पावनी बेटा, मालती को अपने कमरे में ले जाओ, मानक जी ने वंदना को जवाब देकर पावनी को इशारा किया। पावनी मालती जी को लेकर अंदर की तरफ चली गई। मयंक जी मुजरिम की तरह खड़े रह गए। मालती जी ने उन पर एक के बाद दूसरी नज़र नहीं डाली थी। कहीं न कहीं वह भी उनके मुजरिम थे कि उन्होंने अपने जीवन साथी पर भरोसा नहीं किया था। मालती के जाते ही दूसरी शादी रचा ली। अगर उन्होंने ऐसा न किया होता तो वह धड़ल्ले से मालती को अपने कमरे में ले जाते, जो कभी उनका और मालती का हुआ करता था। मगर आजकल वंदना उसमें रह रही थी। उन्होंने अच्छा जीवन साथी होने का कोई सबूत नहीं दिया था। पावनी बार बार अपनी माँ से लिपट रही थी। मालती जी भी बार बार उसे चूम रही थी। नौकर पार्थ के कहने पर खाना ले आया था। पार्थ और पावनी बारी बारी से निवाला बनाकर मालती जी को खिला रहे थे। मालती जी की आंखें बार बार भीगने लगती थी। आंटी, जो हुआ उसे एक भयानक सपना समझकर भूल जाइए। आप फिर से अपनों के बीच है, पार्थ उन्हें समझा रहा था। कितना तड़पी हूँ मैं तुम लोगों के लिए पार्थ। मालती जी फिर से रोने लगी तो पावनी ने भी रोना शुरू कर दिया। पार्थ की आंखों के किनारे भी भीगने लगे। महादेव आपकी तरफ का बदला खुशी के रूप में आपकी झोली में डालेंगे। रोइए मत, अब बस करिए। पार्थ ने उनके आंसू पोंछते हुए खुद से लगा लिया। पार्थ काफ़ी देर तक उनके साथ रहा, फिर आराम करने का बोलकर उठने लगा। तुम आंटी के पास सोओगी? लाख अजीब सूरत हाल सही, मगर वो भाप गया था कि पावनी उसकी तरफ देख भी नहीं रही और ना ही बात कर रही थी। सो अनजाने में ही उसके मुंह से निकल गया, ये पावनी का ही कमरा है ना? आंखें दुपट्टे से साफ करते हुए मालती जी बोल पड़ी। पावनी सर झुकाकर उंगलियां चटकाने लगी। पार्थ बेचारगी से सर खुजाने लगा। वह आंटी, वो दोबारा करीब आकर एड़ियों के बल बेड पर बैठी मालती जी के सामने नीचे बैठकर उनके घुटने थाम गया। मालती जी हैरानी से दोनों के अंदाज देख रही थी। वो मैं आपसे कहता था ना कि मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगती है, पार्थ के गंभीर लहजे में पूछने पर मालती जी ने सर हिलाया। हाँ, लेकिन वो तो बचपन की बात थी, वो अभी भी कुछ नहीं समझी थी। हाँ, तो बड़ा होने के बाद कौन सा पसंद बदल जाती है। वो राजदारी से बोलता हुआ उनके झुकने का इशारा करने लगा। मालती जी थोड़ा सा झुक गई। पार्थ उनके कान के करीब मुंह ले गया। मुझे आपकी बेटी इतनी अच्छी लगी कि मैंने उससे शादी कर ली है। उसकी आवाज़ इतनी तेज तो थी ही कि दरवाजे के पास खड़ी पावनी ने भी सुना था। उसके गाल तपने लगे। मालती जी के कमज़ोर चेहरे पर पहली बार जिंदगी लहराई थी। सर उठाए वो बेयकीनी से पार्थ के मुस्कुराते चेहरे को देख रही थी। सच कह रहे हो पार्थ? उन्होंने पार्थ का चेहरा दोनों हाथों में भर लिया। वो भरपूर तरीके से मुस्कुराया। आपकी कसम, मेरा बच्चा। मालती जी ने फौरन उसके चेहरे को चूम लिया। हे ईश्वर, सब तेरी ही कृपा है, मालती जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। पावनी, इधर आओ बेटा। मालती जी के बुलाने पर वो भी पास आ गई और पार्थ की तरह ही उनके कदमों में बैठ गई।
मैंने दिल से प्रार्थना की थी कि भले ही जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन भगवान मेरे पार्थ को पावनी का जीवन साथी बना दे। मालती जी ने दोनों को गले लगा लिया था। रियली आंटी? पार्थ को खुशी और हैरानी ने एक साथ घेर लिया था। मालती जी ने सर हाँ में हिलाया। सो नाइस ऑफ यू। बेटे के दिल का हाल जानती जो थी, वो उनकी मोहब्बत को जानता था। अब आप आराम करिए, आंटी को तंग मत करना। आंखों से पावनी को कुछ भी न पूछने का इशारा करता हुआ वो उठ खड़ा हुआ। मालती जी अभी डिस्टर्ब होंगी इस ख्याल से किसी ने उनसे कुछ पूछा नहीं था। पावनी भी समझ गई थी, तभी सर हिलाने लगी। पार्थ कमरे से निकलने लगा। पावनी दरवाज़ा बंद करने उसके पीछे आई थी। लव यू स्वीटी, मालती जी का ख्याल करते हुए पार्थ ने उसके कान में धीरे से कहा और तेजी से वहाँ से चला गया। पावनी के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। आरती जी और वंदना को बात करने का मौका ही नहीं मिला था। आरती जी अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। मानक जी किताब को चेहरे के सामने रखे उनकी बेचैनी पर नज़र डाल रहे थे। आरती जी थक कर बेड पर बैठ गई। मालती मिली कहाँ से? उनकी उलझन आखिर जबान तक आ पहुंची। पता नहीं, पार्थ के दोस्त एसपी समीर ने कोई ऑपरेशन अंजाम दिया था, वहीं पर मालती मिली तो उसे पहचान कर उसने पार्थ को कॉल कर दी और पार्थ मालती को घर ले आया। मानक जी ने पहले से सोची हुई कहानी सुना दी। आरती जी जितनी बेचैन थी ये देखकर मानक जी को बेतहासा गुस्सा आ रहा था, मगर उन्होंने और मयंक जी ने पार्थ से वादा किया था कि वो मालती से सच सुनने के बाद ही कोई कदम उठाएंगे, इसलिए वो खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ वंदना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वो लगातार क्रिस को कॉल कर रही थी, मगर उसका नंबर बंद आ रहा था। उसने क्रिस के सारे नंबर डायल किए पर सब बंद आ रहे थे। मयंक जी सोने का दिखावा करके वंदना की बेचैनी को देख रहे थे। फिर थक हार कर वंदना सोफे पर लेट गई और थोड़ी ही देर में उसके खर्राटे कमरे में गूंजने लगे। मयंक जी को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह मालती जी का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें मालती का शादी से पहले उनसे मिलना, उनका अकड़पन याद आने लगा। फिर वो उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ गई। पावनी के पैदा होने के बाद जब डॉक्टर ने बताया कि अब वो कभी माँ न बन सकेगी, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि भगवान ने उन्हें बेटी दे दी थी। पावनी उन दोनों की आंख का तारा थी, मगर फिर ऐसी आंधी चली कि रिश्ते गलतफहमी की धूल में छुप गए। मालती ने सारी जिंदगी उनसे वफा की थी और उन्होंने बदले में मालती को क्या दिया था? वो तो उस बेटी से भी लापरवाह हो गए थे जो उन दोनों की जिंदगी थी। अगर पार्थ पावनी की ढाल ना बनता तो वह जाने उसके साथ कितनी नाइंसाफ़ी कर जाती। मयंक जी को खुद से इतनी ज़्यादा नफरत महसूस हुई कि बेचैनी में बदल गई और ये बेचैनी उन्हें मालती के दर तक ले गई। उन्होंने बहुत धीरे से दस्तक दी थी, मगर कुछ देर बाद ही दरवाज़ा खुल गया था। मालती बड़ा सा दुपट्टा लपेटे उनके सामने खड़ी थी। एक पल को मयंक जी को दरवाजे पर देखकर उन्होंने नज़र सामने दाएं तरफ के दरवाजे पर डाली जहाँ से वो आए थे। मयंक जी सर झुका गए। मालती जी ने दरवाजे के सामने से हटकर उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते उन्होंने मालती जी को देखा। वो झुककर पूजा का आसन समेट रही थी। तुम सोई नहीं? पावनी के सोते चेहरे की तरफ नज़र डालकर उन्होंने मालती जी से पूछा। थोड़ी देर आंख लगी थी, फिर जाप के लिए उठ गई। आप बैठिए ना। मालती जी ने उन्हें बैठने का इशारा किया। मयंक जी बेड पर बैठ गए। उनसे कुछ दूरी बनाकर दूसरे कोने में मालती जी भी बैठ गई। उनकी नज़रें भी पावनी के चेहरे पर थी। वो किसी खूबसूरत ख्याल से नींद में भी मुस्कुरा रही थी। उनके होठों पर भी बेइरादा मुस्कुराहट आ गई। माँ वो हंसती है जो बच्चे के होठों पर मुस्कुराहट देखकर मुस्कुराती है और बच्चों की आंखों में आंसू देखकर रो पड़ती है। मयंक जी ने मालती जी के आगे अचानक हाथ जोड़ दिए थे। मालती जी ने बेहद हैरानी से उनके जुड़े हुए हाथों को देखा। मुझे माफ़ कर दो। वो बस कह सके तो सिर्फ इतना। शायद उनमें अपनी बेवफाई को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी। उन पर भरोसा न करने की कोई दलील नहीं थी। माफ़ी किस लिए? मालती जी ने नरमी से पूछा। तुम नहीं जानती, तुम्हारे जाने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। मयंक जी उनकी नर्म आवाज़ सुनकर अपना जुर्म स्वीकार कर गए थे। मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं किया, यह नहीं सोचा कि तुम किसी साजिश का शिकार भी हो सकती हो। मयंक जी अब बाकायदा आंसुओं से रो रहे थे। मालती जी ने उनके चेहरे को गौर से देखा। वो वाकई शर्मिंदा थे और वो शर्मिंदगी के ही आंसू थे। मुझे क्रिस ने बता दिया था कि आपने उसकी माँ से शादी कर ली है। मालती जी के मुंह से निकले शब्दों ने मयंक जी को हैरान कर दिया। मालती जी के होठों पर कड़वी मुस्कुराहट आकर दम तोड़ गई। क्रिस ने? मयंक जी हैरान थे। मालती जी ने हाँ में सर हिलाया। कब, कैसे मिली तुम मुझसे? उनसे ये गुत्थी नहीं सुलझ रही थी। मालती जी को उनके सादेपन पर अफसोस होने लगा।
कितनी आसानी से वो दो औरतों के हाथों बेवकूफ़ बन गए थे और बेखबर भी थे। और यही मयंक जी थे जिनकी पत्नी होने की सज़ा मालती जी ने 1.25 साल भुगती थी। आपने मुझ पर भरोसा ना करके मेरे साथ जुल्म तो किया मयंक, लेकिन मैं आपको माफ़ करती हूँ सिर्फ अपनी पावनी की वजह से कि आपने उसे पार्थ के साथ 7 जन्मों के बंधन में बांध दिया। अगर आपने पावनी के साथ कुछ गलत किया होता तो आज मैं आपका गिरेबान जरूर पकड़ती। मालती जी के लहजे में जहाँ पत्नी होने का दर्द था वही माँ होने का इत्मीनान भी आ गया। मयंक जी जैसे खुद पर हंसे। पार्थ ने यहाँ भी उनकी इज्जत रख ली थी, उनके बाप होने का मान को बचा लिया था, वरना पावनी की शादी क्रिस से होने पर उनकी चुप्पी आज उन्हें मालती के सामने खड़ा होने लायक भी न छोड़ती। ये चुड़ैल कैसे हाथ लग गई पार्थ के। वंदना जो सोने का नाटक कर रही थी, मयंक जी के कमरे से निकलते ही आरती जी को कॉल करके बाहर आने का बोलकर खुद भी निकल आई थी। उनकी जिंदगी के लाले पड़े थे, उन्हें नींद कहाँ आती। आरती जी भी मानक जी के सोने का इंतजार कर रही थी। इस वक्त वो दोनों लॉन के पिछले हिस्से की तरफ खड़ी थी। वंदना ने आते ही दांत खिंचा। मुझे तो लगा था अब तक मर खप गई होगी। आरती जी नफरत से बोली। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वंदना को अपना खेल खत्म होता नजर आ रहा था। मालती के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, अगर उसने इल्ज़ाम लगाया भी तो हम साफ मुकर जाएंगे। आरती जी डरने वाली नहीं थी, फिक्रमंद जरूर हो गई थी। अपनी तरफ से उन्होंने साल भर पहले बरसों से चुपता कांटा निकाल फेंका था, मगर एक बार फिर मालती को इस घर में लौटता देखकर उन्हें अपनी सालों की मेहनत पर पानी फिरता महसूस हो रहा था। गलती हो गई जो उसे उसके खानदान के हवाले कर दिया। मुझे उसका कत्ल करवा देना चाहिए था। आरती जी फुंकार। जो हो नहीं सका उसका जिक्र बेकार है, अब जो करना है वो सोचे। वंदना ने मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाया। पहले देखो क्या कहानी सुनाती है, हम पर इल्ज़ाम लगाएगी तो साफ मुकर जाएंगे हम। आरती जी की बात पर वंदना सर हिला रही थी। समझ तो कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मयंक सो रहे हैं? आरती जी ने कुछ सोचकर पूछा। गए हैं बीबी के दर पर, वंदना ने नफरत से कहा। हैं इतनी जल्दी? आरती जी हैरान हुई। वंदना ने मुंह बिगाड़ा। तुम लॉकर से चीज़ें और पैसे हटाकर कहीं और डाल दो। आरती जी के ध्यान दिलाने पर वंदना चौंक कर हाँ में सर हिलाने लगी। कमरे में आकर उसने देखा तो लॉकर लॉक था और अभी चाबी अपनी जगह पर नहीं थी। वंदना ने पूरा कमरा छान मारा पर चाबी कहीं नहीं थी। वो हैरान हो गई। मुझे आरती दीदी ने बाजार से कुछ सामान लाने को कहा था। घर के बाहर मुझे क्रिस मिला। मैं उसे अच्छी तरह जानती थी, बचपन से उसका हमारे घर आना जाना था और पिछले कुछ दिनों से वह रोज़ घर आ रहा था। उसके बहुत जिद करने पर मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई कि वह मुझे बाजार तक ड्रॉप कर देगा, मगर पिछली सीट पर बैठे बंदे ने मुझे रुमाल सुंघाकर बेहोश कर दिया। होश आया तो मैं अपने पहाड़ी इलाके में थी। क्रिस का इस मामले से क्या संबंध था मैं नहीं जानती थी। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत हैरान करने वाला था। मेरे अपनों ने मुझे कैद में रखा। एक दिन मौका मिला तो मैंने मयंक को कॉल की पर उनका नंबर बंद था। फिर मैंने घर के नंबर पर कॉल की। फ़ोन क्रिस ने उठाया। उसने मुझे बताया कि मयंक ने वंदना से शादी कर ली है और अब वो और उसकी बहन पूजा भी इसी घर में रहते हैं। मैंने आरती दीदी से बात करने की कोशिश की, उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने जो रूप दिखाया वो मेरे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था। मेरे किडनैप से 1 हफ्ता पहले मेरे चाचा मुझे घर के बाहर नजर आए थे। मैं बहुत डर गई थी। तब आरती दीदी ने उनसे बात की थी और मुझे तसल्ली दी कि उन्होंने कह दिया है कि यहाँ उनके इलाके की कोई मालती नहीं रहती, और मुझे मना कर दिया कि मैं मयंक को कुछ ना बताऊँ वरना वो बेकार में परेशान होंगे। लेकिन मेरे कॉल करने पर मुझे पता चला कि यह सारा नाटक आरती दीदी का रचाया हुआ है। मेरे चाचा ने मुझे बताया कि मेरे वहाँ होने की खबर खुद आरती दीदी ने उन्हें दी थी, और कॉल पर भी दीदी ने साफ कर दिया कि वह बरसों से मुझे नफरत करती है। वह चाहती थी कि उनकी बहन मयंक की बीवी बने। वंदना के अपने पति से झगड़े बढ़े तो आरती दीदी और वंदना ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए मेरी दुखती रग पर वार किया। क्रिस ने मुझसे कहा कि अगर मैंने फिर दोबारा किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो पावनी को मार डालेगा। मैं डर गई थी कि अगर मेरी बेटी की इज्जत मेरी खामोशी में थी तो यही बेहतर था। मैं सब्र करके उस कैद में अपनी मौत का इंतजार करने लगी। मेरे अपनों ने नफरत और टॉर्चर करने के बावजूद इतना एहसान किया कि मुझे कत्ल नहीं किया। कैद में डालकर लड़कियों के लिए मिसाल बनाई कि अगर फिर कोई लड़की घर वालों के खिलाफ जाने की कोशिश करेगी तो उसका हाल भी मेरे जैसा होगा। मालती जी अपनी आप बीती सुनाकर खामोश हुई तो मयंक जी निगाह चुराने लगे। वह जवानी के दिन थे जब यूनिवर्सिटी से फ्री होकर मयंक जी दोस्तों के साथ टूर पर निकले थे। एक दिन यूं ही घूमते हुए मालती पर नज़र पड़ी
तो दिल हार बैठे। कितने पापड़ बेलकर उन्होंने मालती के दिल में अपने लिए मोहब्बत जगाई थी, यह वही जानते थे। डरी सहमी मालती ने मोहब्बत तो कर ली थी, मगर अपने खानदान के रस्म व रिवाज भी जानती थी। जल्द ही यह बात मालती के बाप और चाचा तक जा पहुंची तो मानो कयामत ही आ गई। पहाड़ी लोग मयंक को ढूंढते फिर रहे थे। मयंक इस वक्त कहाँ मिल सकते थे, ये बात सिर्फ मालती जानती थी। वह रात के अंधेरे में छिपते छिपाते मयंक के पास आई थी, सिर्फ इतना कहने कि वो जल्द से जल्द वापस चले जाए ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो। मगर मयंक निडर आशिक बने हुए थे। वो किसी भी हाल में मालती की मोहब्बत से पीछे हटना नहीं चाहते थे। उन्होंने मालती को मना ही लिया कि वो अभी और इस वक्त उससे शादी कर ले, फिर दोनों शहर चले जाएंगे। मालती उलझन में पड़ गई। कुछ ही हफ्तों में मयंक से कितनी मोहब्बत हो गई थी, यह वो अच्छी तरह जानती थी कि वह मयंक के बिना जी नहीं सकती थी। बस फिर फैसला आसान हो गया था। दोस्तों ने फौरन शादी का इंतजाम कर दिया था। भगवान और अग्नि को साक्षी मानकर पंडित जी के मंत्र उच्चारण के बीच दोनों 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। शादी होते ही मालती मयंक के साथ शहर के लिए रवाना हो गई थी। घर आकर जब मयंक ने मालती का परिचय अपनी पत्नी के रूप में करवाया तो मानक जी जहाँ खुश हुए थे वहीं उनकी पत्नी आरती पर बिजली गिर गई। वो तो अपनी बहन वंदना को कई बार जता चुकी थी कि वही मयंक की पत्नी बनेगी। दोनों बहनें अच्छी तरह जानती थी कि अब मयंक और मानक अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो उनका फ्यूचर भी सुनहरा होने वाला है। लेकिन मयंक की शादी की जल्दबाजी ने उन दोनों का सारा प्लान फेल कर दिया था। वंदना ने भी उनसे नाराज होकर शादी कर ली। इस तरह ये बात दब गई। बच्चे बड़े हो गए मगर आरती जी के दिल से मालती जी के लिए नफरत नहीं खत्म हुई। मालती के चेहरे में उन्हें अपनी हार नजर आती थी। वंदना वापस उसी शहर में लौट आई थी। उसकी अपने पति से बिल्कुल नहीं बनती थी। आज भी मयंक से शादी न होने की कसक उसके दिल के किसी कोने में दबी हुई थी। आरती जी को अपने अंदर की नफरत निकालने का मौका मिल गया था। एक दिन दोनों बहनों ने मालती को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। उसके लिए आरती जी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। बस एक कॉल की थी उन्होंने और वर्षों से इज्जत पर लगे दाग को मिटाने के लिए मालती के चाचा ने जरा भी देर नहीं की थी। मालती के माँ बाप कुछ साल पहले ही इस दुनिया से विदा ले चुके थे और अब उनकी ज़मीन जायदाद पर मालती जी के चाचा और उनका परिवार कब्जा किए हुए था। उन्हें ये भी डर था कि कभी मालती आकर अपने हिस्से की मांग कर सकती है और ऐसे में मालती उनके हाथ लगी तो सबके जुल्म का निशाना बनती रही। लेकिन शायद कुदरत को जल्द ही इंसाफ करना था। मालती जी ने अपनी आप बीती सबको सुना दी। मयंक जी की आंखों में खून उतर आया था। मानक जी भी गुस्से में आपे से बाहर हो रहे थे। वही पावनी आंसू बहाती खड़ी हुई थी। गुजरे सालों में उसकी माँ ने क्या कुछ नहीं सहा था। और आंटी वो चिट्ठी जो आपने लिखी थी, पार्थ आखिरी गुत्थी भी सुलझाना चाहता था। कौन सी चिट्ठी? मालती जी हैरान हुई। जो आपने लिखी थी कि आप अपनी मर्जी से किसी के साथ जा रही है। पार्थ ने याद दिलाया। मालती जी के माथे पर लकीरें पड़ने लगी। मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी और मैं क्यों अपनी इतनी खूबसूरत गृहस्थी को छोड़कर किसी और के साथ जाने की बात करूंगी? मालती जी हैरान परेशान थी। पार्थ ने संभाल कर रखी हुई चिट्ठी उनके सामने रखी। आपके जाने के बाद ये चिट्ठी हमें आपके तकिए के नीचे से मिली थी। पार्थ ने चिट्ठी उन्हें थमाते हुए कहा। मालती जी की निगाहें चिट्ठी को पढ़ने लगी। उनके चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक रंग जा रहा था। थक कर उन्होंने चिट्ठी टेबल के ऊपर रख दी। सबकी निगाहें उनके ऊपर जमी थी। इस हादसे से कुछ दिन पहले आरती दीदी ने मुझे अपनी डायरी और पेन देकर कहा था कि उन्हें मैगजीन से कुछ चीज़ें डायरी में लिख दूँ। वह बोलती जा रही थी और मैं उनकी डायरी लिख रही थी। उन्होंने कुछ गज़लें लिखवाई थी, कुछ शायरी। उसी समय ये भी लिखवाया था। मैं लिखते समय बार बार पूछ भी रही थी कि दीदी इसमें ऐसा भी क्या खास है जो आप डायरी में लिखवा रही है। मगर उन्होंने कहा था तुम नहीं समझोगी और मैं सच में नहीं समझ सकी थी कि वह क्या प्लानिंग करके बैठी है मेरे खिलाफ। ये दीदी की डायरी का वही पेज है। मालती जी ने पेज के ऊपर लिखी डेट की तरफ इशारा किया। पार्थ ठाकुर को अचानक से वो डायरी याद आ गई जो आरती जी के पास थी। उसमें से बीच का पेज गायब होने पर आरती जी के पास उन्हें झुठलाने की वजह नहीं बचती, मगर उसकी नौबत नहीं आई थी। हर कोई अपनी जगह चुप हो गया था। मानक जी की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी पत्नी ने इतनी बड़ी साजिश रची और मुझे खबर तक नहीं हुई। पावनी फौरन उनकी ओर बढ़ी। मेरे भाई जैसे दोस्त और उसकी पत्नी की जिंदगी बर्बाद करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। मानक जी दर्द भरे लहजे में बोल रहे थे। पार्थ खामोशी से दीवार से लग गया। उसी पल जोरदार तरीके से दरवाज़ा धकेलकर आरती जी और वंदना अंदर दाखिल हुई। अरे मैं पूछती हूँ ऐसी कौन सी खास बात हो रही है
जिसके लिए आप लोगों ने हमें शामिल करना जरूरी नहीं समझा। आरती जी ऊंची आवाज में चिल्लाई। वंदना खा जाने वाली नजरों से मालती जी को देखने लगी। अपनी ऊंची आवाज नीची करो आरती, मानक जी इतनी जोर से चिल्लाए कि दरो दीवार जैसे हिलने लगे। सब ठिठक गए। तुम्हारी नफरत की कहानी अंजाम को पहुंच गई। तुम न सिर्फ हार गई बल्कि अपनी जगह से भी गिर गई। पार्थ, कॉल करो पुलिस को। जो जो इस साजिश में शामिल है सबको अरेस्ट कराओ। मानक जी का बस नहीं चल रहा था कि वह आरती जी के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पावनी ने उन्हें पकड़ रखा था। मयंक जी और मालती चुपचाप खड़े थे। आरती जी और वंदना के हाथों से तोते उड़ गए, मगर आरती जी फिर भी आरती थी। ऐसा क्या कर दिया मैंने? ये चुड़ैल जो भी कहानी सुनाएगी आप लोग उसका यकीन कर लेंगे क्या? आरती जी मालती को घूर रही थी। पार्थ ने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग चला दी, जो रात उसने आरती जी और वंदना के बात करते समय बनाई थी। आरती जी और वंदना की अकड़ गुब्बारे की तरह फुस हो गई। जी तो कर रहा है इस औरत को मैं तलाक। भाई साहब प्लीज़। मालती जी ने बाकायदा मानक जी के आगे हाथ जोड़ दिए। मयंक जी भी दोस्त के करीब आ गए। पार्थ इस सारी स्थिति से परेशान था। उसकी माँ ये सब भी कर सकती थी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। आरती दीदी, आपने भले ही सारी ज़िंदगी मुझसे नफरत की, मगर मैंने हमेशा आपको दीदी ही समझा। मयंक मुझे शादी करके लाए तो पहले घंटे तक वो सिर्फ आपकी तारीफ करते रहे। एक बेटे की तरह, भाई की तरह उन्होंने मुझे पहली रात ही जता दिया था कि अगर मैंने आपसे कभी ऊंची आवाज़ में बात भी की तो वह मुझे छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आपकी बहुत इज्जत करते हैं। कुछ मयंक की बातों का असर था, कुछ मेरा स्वभाव भी सुलह वाला था, जो मैं आपकी नफरत को भी निभा गई। मगर शायद मेरी सेवा प्यार में कोई कमी थी जो आपके दिल से अपने लिए नफरत ना निकाल सकी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मालती ने आरती जी के सामने हाथ जोड़ दिए। आरती जी फटी फटी आंखों से उन्हें देखने लगी। इस औरत से क्या माफ़ी मांग रही हो मालती, जो अपने देवर जैसे इंसान और अपने बेटे की खुशियाँ खाने को दौड़ती है? ये तो डायन से भी गई गुजरी है। गुस्से के मारे मानक जी के मुंह से थूक उड़ने लगा था। मानक, तुम प्लीज समझदारी से काम लो। मयंक जी उन्हें समझाने लगे। मालती, तुम भाभी को यहाँ से ले जाओ। मयंक जी ने मूर्ति बनी आरती जी की तरफ इशारा किया। वंदना, तुम भी अपना सामान लो और जहाँ दिल करे चली जाओ। तलाक के पेपर तुम्हें जल्द ही मिल जाएंगे और जल्द ही चली जाओ। ऐसा ना हो जैसे तुम्हारा बेटा रिमांड रूम की सैर कर रहा है, तुम्हें भी उसके पास जाना पड़े। मयंक जी बहुत नफरत के साथ वंदना को उसकी जगह याद दिला रहे थे। मालती आरती जी को लेकर कमरे से निकल गई। आरती जी अपने बेड पर बैठी शून्य में ताक रही थी। मालती खाने की प्लेट लेकर अंदर दाखिल हुई। बेहद गर्मी हो रही थी, मगर आरती जी हर एहसास से बेखबर पंखा और एसी बंद किए बैठी थी। मालती ने एक नज़र उन पर डालकर प्लेट बेड पर रखी और रिमोट उठाकर एसी चला दिया। दीदी, आपकी पसंदीदा डिश बनाई है मैंने। मालती बोलते हुए उनके सामने बैठ गई थी। आरती जी खाली खाली नज़रों से उन्हें देख रही थी। मालती ने मुस्कुराकर फ्राइड राइस पर केचप डाला। आपको केचप बहुत पसंद है ना फ्राइड राइस के साथ? मालती जी ने चम्मच में राइस भरकर उनकी तरफ बढ़ाया। खाकर बताइए दीदी, अच्छा बना है या नहीं? मालती की प्यार भरी जिद पर आरती जी ने मुंह खोल दिया। मालती ने मुस्कुराते हुए खिलाया। ये मालती का रोज का 3 वक्त का रूटीन था। खाना खत्म हो चुका था। मालती ने उनका मुंह टिश्यू से साफ किया। दीदी, आपने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, बाहर निकला करे। बल्कि आज शाम को मैं और आप पार्क चलेंगे, आपका दिल भी बहल जाएगा, ठीक है ना? मालती दोस्तों की तरफ पूछ रही थी। आरती जी की आंखों में पानी उतरने लगा, चेहरे पर बेचारगी सी फैल गई। नफरत हमेशा मोहब्बत के आगे दोनों हाथ जोड़े चीखती है और मोहब्बत हमेशा खिलखिलाकर उसे दूर भगा देती है। सियासत और साजिश की दीवारें बनाने में देर जरूर लगती है, मगर उसे गिराने में कुछ ही समय लगता है। सब कुछ लौट आया था, रौनकें, मोहब्बतें, क्या कहे। वंदना जा चुकी थी। क्रिस जेल में था। पूजा ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। वंदना सारी जिंदगी अकेली रहती या पहले पति के पास लौट जाती, ये उसे तय करना था। आरती जी एकदम से खामोश हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था उन्हें सदमा लगा है। बैठे बैठे वह बहकी बहकी बातें करने लगती थी। पार्थ उनके लिए परेशान रहता था। पावनी और मालती उनकी हर संभव देखभाल करती थी। खास तौर पर मालती उनकी परछाई बनी हुई, जिसे देखकर पार्थ को बहुत तसल्ली मिली थी। मालती मयंक जी को माफ कर चुकी थी। पार्थ और पावनी फिर से उनसे अपने नखरे व लार उठवा रहे थे। जिंदगी फिर से खूबसूरत हो गई थी। प्राची तक सारी खबर पहुंची तो उसे अफसोस हुआ। आरती जी जैसी भी थी, मगर उनकी माँ थी। पार्थ ने समझाया था कि जल्द ही वह सदमे से बाहर आ जाएंगी। डॉक्टर्स ने उम्मीद जताई थी।
प्राची ने भी खुद को संभाल लिया था। धीरे धीरे जिंदगी अपनी लय में लौट रही थी। जो कुछ भी इस घर में हुआ सब उसे भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिशों में लगे हुए थे। आरती जी को उनके किए का फल मिल चुका था। हालांकि मालती और पावनी के प्यार और देखभाल ने उन्हें काफ़ी हद तक सदमे से उबार लिया था और सबके बहुत कहने मनाने पर मानक जी ने भी उन्हें माफ़ कर दिया था। मयंक जी भी मालती को दोबारा अपने जीवन में पाकर बहुत खुश थे। सब कुछ सही हो रहा था, मगर पावनी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी। वो अभी तक पार्थ से नाराज़ थी और उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। और तो और पार्थ को भी खुद से बात करने का कोई मौका नहीं दे रही थी। मगर पार्थ ने भी उससे दिल की गहराई से मोहब्बत की थी और उसे हर हाल में मनाकर ही मानने वाला था। मालती रात के खाने की तैयारी कर रही थी। पावनी उनकी मदद कर रही थी जब पार्थ ने किचन में कदम रखा। तुम्हारी पसंद का खाना बनवा रही हूँ, मालती ने उसे देखते ही कहा। ओह नो, उसे अफसोस हुआ। क्यों? मालती को हैरानी हुई। क्योंकि आज मैं और पावनी बाहर डिनर करेंगे, उसने अपना प्लान बताया। ब्लेंडर चलाते हुए पावनी ने उसकी बात सुनने की कोशिश की, पर शोर में कुछ समझ नहीं आया। किसने कहा? मालती ने बनावटी गुस्से से उसे देखा। सब पता चल गया है मुझे। मेरी बेटी की सिर्फ शादी हुई है। विदाई तक इंतजार करो तुम, प्लीज़ माते, सिर्फ आज। वह मिनमिनाया। मालती को बहुत अच्छा लगा। पूछ लीजिए अपनी बेटी से मैं चरित्र का कितना अच्छा हूँ। वह घमंड से इतराया। अच्छा जी। मालती हंसी। जाने दीजिए न, वो क्या है कि आपकी बेटी मुझसे नाराज है, वह उनके कान में मिनमिनाया। क्यों? मालती ने भवें चढ़ाई। यूं ही गुस्सा किया था उस पर, तब से बात नहीं कर रही। उसने गाजर का टुकड़ा उठाकर मुंह में डालते हुए कहा, अगले हफ्ते हल्दी है तुम दोनों की। मालती ने एहसास दिलाया। हाँ तो उससे पहले ही वापस आ जाएंगे। लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, हनीमून पर थोड़ी। वो मालती को पटाने में लग गया। मालती हंसी। शर्म करो, सास से बात कर रहे हो। उन्होंने उसके कान खींचे। हाँ तो मेरी माँ पहले से है। सास बने जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए। पार्थ कहाँ पीछे हटने वाला था। जाओ ले जाओ। मालती जोर से हंसी। पावनी ने ब्लेंडर लाकर मालती के सामने रखा तो उनके शब्द कानों से टकराए, वरना वह उनकी बातें नहीं सुन सकी थी ब्लेंडर के शोर में। पार्थ झट से उनके गालों पर प्यार करके सीधा हुआ। कैसी पगली बनी खड़ी है आपकी बेटी। और पावनी, जो वाकई उसके अंदाज को हैरानी से देख रही थी, उसकी बात और मालती की हंसी पर सिरपिटा गई। वो समझ गई कि वह उसके बारे में बातें कर रहा है उतनी देर से। आंखें बंद कर लीजिए, हाथ पकड़ने जा रहा हूँ आपकी बेटी का। वह पास से गुजर रही पावनी के पीछे लपका। बदमाश। मालती खुलकर हंसी। उनके दिल में एक सुकून घर कर गया था। पार्थ को अपनी बेटी के जीवन साथी के रूप में देखकर उन्होंने दिल ही दिल में दोनों की बलाइयाँ ले डाली। पावनी किचन से निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी जब साथ चलते पार्थ ने उसका हाथ थाम लिया। डिनर और लॉन्ग ड्राइव। पावनी की हैरान नज़रों का मुस्कुराता जवाब आया। वह थोड़ी देर पहले ही शावर लेकर निकली थी। बाल भी खुले हुए थे कि अभी सूखे नहीं थे। मेरे कपड़े, उसने कुछ कहना चाहा। अच्छे हैं, तसल्ली देता हुआ जवाब आया। लेकिन अगर चेंज करने हैं तो तुम्हारे पास बस 5 मिनट। रेडी होकर आओ, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। उसको कमरे के दरवाजे पर छोड़कर अंदर ढकेल दिया। खुद गेट बंद करके बाहर खड़ा रहा। पावनी ने वार्डरोब खोलकर कपड़ों को देखा। 1 मिनट। बाहर से आवाज़ आई तो वह झट वॉशरूम की तरफ भागी। वह जब तक चेंज करके, बालों में ब्रश करके, लिपस्टिक लगाकर, परफ्यूम स्प्रे करके आई, तब तक वह गिनते हुए 4.25 मिनट पर आ गया था। आ गई। 5 मिनट। पावनी को देखते ही उसने नारा लगाया। फिर वो तारीफ भरी निगाहों से उसे रेड कलर के सूट को देखने लगा। दुल्हन बनने की बड़ी जल्दी है। उसकी हथेली थामे वह पोर्च की तरफ बढ़ रहा था। पावनी चुप रही। रेड कलर तुम पर बहुत अच्छा लगता है, इसका मतलब है मैं फर्स्ट नाइट डरूंगा नहीं। उसके लिए कार का डोर खोलते पार्थ की शरारतें जारी थी। पावनी चुपचाप बैठ गई। गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी थी। पार्थ ने पिछली सीट से कुछ चीज़ें झुककर उठाई और पावनी की गोद में रख दी। हैप्पी बर्थडे। पावनी चौंक गई। वो हैरत से चॉकलेट से भरे क्रिस्टल के डिब्बे और कार्ड देखने लगी। हालांकि अभी 12 बजने में और तुम्हारी बर्थडे शुरू होने में टाइम बाकी है, मगर मैं चाहता था कि सबसे पहले मैं विश करूं तुम्हें। पावनी को उससे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। नाराज हो वह खामोश रही तो पार्थ ने उसका बाजू खींचकर करीब किया। हाँ, डिब्बे से चॉकलेट निकालकर उसने रैपर उतारा। अकेले खाई तो हजम नहीं होगी, उसने पुराना डायलॉग दोहराया। पावनी ने चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ाई। क्यों नाराज हो? झुककर बाइट लेते हुए उसने पूछा। तुम जो मुझ पर चिल्लाए। वह भी फौरन याद दिलाने लगी। स्वीट हार्ट, वो सिचुएशन ही ऐसी थी। अच्छा सॉरी, माफ़ कर दो। नहीं, पहले तुम वादा करो कि आइंदा
जाहिल पतियों की तरह चिल्लाओगे नहीं। पावनी ने अपनी शर्त रखी, बिजनेस के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री भी ली है। जाहिल तो मत बोलो, उसने रिक्वेस्ट की। जब चिल्ला रहे थे तो जाहिल ही लग रहे थे। वह भी साफ साफ बोली, ओके एग्री, बस बोलो अब क्या करना है। उसने हथियार डाल दिए। उस दिन आइसक्रीम उधार रह गई थी, आज नहीं रहनी चाहिए। पावनी ने याद दिलाया, और कोई हुक्म? वह मुस्कुराते हुए ड्राइव कर रहा था। मेरा बर्थडे गिफ्ट? वह सीधी हुई, वह भी मिल जाएगा, इनफैक्ट मेरे कमरे में ही है। क्या है? सस्पेंस जागा। यह जानने के लिए और गिफ्ट लेने के लिए मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। पार्थ सस्पेंस बढ़ाने लगा। कैसी शर्त? पावनी ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। 12 बजने से पहले तुम मेरे कमरे में आओगी। तुम्हारी बर्थडे के लिए मैंने अपने कमरे को बहुत अच्छा सजाया हुआ है। वहाँ केक काटोगी, फिर हम किसी रोमांटिक सॉन्ग पर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर डांस करेंगे। फिर तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें मिलेगा। फिर वह रुक गया। फिर वह जाना चाहती थी। फिर तुम अपने कमरे में जाकर सो जाना और मैं अपने। अब तो उस बोधी दीवार का आसरा भी खत्म हो गया कि अगले हफ्ते विदाई है। माते ने हमें साथ देख लिया तो बहुत मारेंगी। पावनी को बेतहासा हंसी आई थी। होटल आ चुका था। दोनों गाड़ी से उतरकर बाहर निकल आए। हल्की हल्की फुहारें बहुत खूबसूरत लग रही थी। चले? पार्थ ने अपना बाजू उसके सामने किया। पावनी ने उसका बाजू नीचे कर दिया। ओके, एज योर विश। पार्थ को लगा कि पावनी को उसका अंदाज पसंद नहीं आया, सो उसने आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया, मगर पीछे से पावनी ने उसकी शर्ट को खींचकर उसे रोका। वह रुक गया मगर पलटा नहीं। पावनी पीछे से होती सामने आई थी। अब वो उसके सामने थी। पार्थ गौर से उसे ही देख रहा था। उसकी आंखें, उसके चेहरे पर सिर्फ मोहब्बत थी। बरसती हल्की फुहार और धीमी रोशनी में भी दोनों एक दूसरे के हर रंग को पहचान सकते थे। मुझे दिल में छुपाना चाहता है, जमाने से बचाना चाहता है। मुझे मुझसे अलग करना है उसको। मुझे मुझसे चुराना चाहता है। मैं उसके पास जाना चाहती हूँ, वो मेरे पास आना चाहता है। हवा भी नाचती है साथ मेरे, दिया भी गुनगुनाना चाहता है। गमों को अलविदा कहना पड़ेगा, कोई दिल में ठिकाना चाहता है। उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है, मुझे दिल में बसाना चाहता है। मोहब्बत का शुक्रिया। पावनी बेखुद सी उसके कंधे से लगकर बोली, थैंक्स पार्थ फॉर योर लव, केयर एंड एवरीथिंग। पावनी की आवाज़ भर्रा गई थी। कोई मुश्किल नहीं लगती, कोई दुख बड़ा नहीं लगता, तुम साथ हो जब अपने। उसका हर शब्द मोहब्बत में डूबा हुआ था। पार्थ के लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट जगमगाने लगी थी। मोहब्बत के इकरार का ये अंदाज दिल को बहुत भा गया था। एनीथिंग एनी टाइम फॉर यू डियर वाइफ, बोलते हुए पार्थ ने अपनी ऊंची नाक उसकी नाक से टकराई तो पावनी के चेहरे पर शर्म के रंग बिखर गए। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोगों को इसी तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।